आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास लेके आया हूँ। मैं आपको पॉलिटिकल 10th लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक की पॉलिटिकल करवाऊँगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उन सभी क्वेश्चन के रिप्लाई देने में समर्थ हो। आज की जो क्लास की शुरुआत करता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल साइंस का प्रथम दार्शनिक कौन हुआ, जिसे दार्शनिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोसफर। तो प्रथम फिलोसफर या दार्शनिक कौन हुए, तो उस व्यक्ति का नाम है सुकरात। अब बात आ जाए कि सुकरात एक कहाँ के थे, तो सुकरात कहाँ के थे, यूनान के। यूनान है वही जिससे कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह है एथेंस, जहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में बात करें तो इसका नाम क्या है, अब इसका नाम हो गया है क्या, ग्रीस। तो सुकरात यहाँ से संबंध रखते थे, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रथम दार्शनिक या फिलोसफर थे। अब इन पे एक बात ये आती है क्या कि ये निरक्षर थे, बोले तो क्या, अनपढ़ थे, मतलब है ये पढ़ने और लिखने में असमर्थ थे ये। तो अब बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि फिलोसफर फिर या दार्शनिक कैसे बने। तो ये दार्शनिक कैसे बने, तो इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने प्राचीन समय में सबसे पहले राजा व महाराजा के द्वारा जो कानून नियम व व्यवस्था बनाए जाते थे, तो उनके विरोध में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो सुकरात था। तो जिससे कि इसके द्वारा राजाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती थी, तो वहाँ की जो प्रजा व जनता थी वो कहीं ना कहीं सुकरात से प्रभावित हुई। और प्रभावित होने के बाद अब बात आती है क्या कि इसने एक बात कही थी जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि अब दुनिया के अंदर अमल भी की जाती है। तो वह बात कौन सी, कि इन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो जनता ने कहा कैसे, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो यह वक्तव्य किसके थे, तो सुकरात के थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आप को जितना जानता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अपने आप को जितना जान सकता हूं उतना कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को नहीं जान सकता। तो आप अपने आप के अंदर छिपे हुए हुनर को खुद पहचान सकते हैं, किसी दूसरे के बताने या कुछ करने से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर, तो उस बात को सबसे पहले किसने एज ए पब्लिश किया था, तो वो कौन थे, सुकरात। तब देखिए, तो ये व्यक्ति अनपढ़ थे, तो अनपढ़ थे तो इनकी बातों से प्रभावित होने के बाद एक व्यक्ति आगे आए, और वो व्यक्ति कौन थे, प्लेटो। अब प्रश्न ये आ गया कि सुकरात का शिष्य कौन, तो सुकरात का शिष्य हो गया कौन, प्लेटो। अब जो प्लेटो थे वो पढ़े लिखे थे। अब वो पढ़े लिखे थे तो क्या, अब ये सुकरात के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई थी उन बातों को प्लेटो ने क्या किया, नोट किया, उनको लिखा, और लिखने के बाद में एक बुक को पब्लिश कर दिया। और उस बुक का क्या नाम दिया, बुक का नाम दिया द रिपब्लिक। क्या नाम दिया, रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक बुक की रचना किसने करी थी, प्लेटो ने करी थी। और प्लेटो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। ये भी कहाँ से थे, तो ये भी यूनान से ही थे। अब बात आ जाए, अब इसी प्लेटो ने और भी बुक लिखी, जो कि दूसरी बुक और आ जाती है। वो दूसरी बुक कौन सी है, द लाज। कौन सी, द लाज। इसके बाद इस प्लेटो ने एक एकेडमी खोली, और उस एकेडमी का नाम दिया क्या, द एकेडमी। क्या नाम दिया, द एकेडमी। तो ये द एकेडमी, द रिपब्लिक, द लाज, ये सारे के सारे किसकी देन है, ये प्लेटो की देन है। अब देखिए, इस द एकेडमी के अंदर प्रमुख सब्जेक्ट किसके ऊपर अध्ययन कराया जाता था, पॉलिटिकल साइंस पर।
और उसी संस्था के अंदर बोले तो इस द अकेडमी के अंदर एक शिष्य हुए प्लेटो के, और वो उभर कर आए और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो इस अकेडमी, द अकेडमी से एक स्टूडेंट पढ़ कर आए, कौन? अरस्तु, जो कि किसके शिष्य हुए? प्लेटो के शिष्य हुए। और इन्होंने प्लेटो और सुकरात के द्वारा बताई हुई बातों का एनालिसिस किया, मतलब विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद उसने एक किताब की रचना करी और उस किताब का नाम दिया क्या? द पॉलिटिक्स। क्या? द पॉलिटिक्स। तो देखिए यहां पर अब 3 बुक हो गई। द रिपब्लिक या द लॉज, इसकी रचना करी प्लेटो ने, जबकि अरस्तु ने किसकी रचना करी? द पॉलिटिक्स की। तो देखिए यहां पर द पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स से आ गया तो अब बात आ जाती है क्या कि पॉलिटिकल साइंस का जनक किसे माना जाता है? जिसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या? राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? अरस्तु को माना जाएगा। जो कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के अंदर एक बात कही, जो कि एसएससी के सीजल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो वह कौन सी? तो वह बात ये थी कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह वक्तव्य किसका है? यह बात किसने कही? तो यह बात किसने कही? अरस्तु ने कही थी। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह बात किसने कही? तो ये अरस्तु ने कही थी। किस पुस्तक में कही थी? द पॉलिटिक्स के अंदर कही थी। और जिससे कि इसी कारण से राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्लेटो है या फिर बाद में सुकरात है, उनके द्वारा कही हुई बातों का एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में, क्योंकि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के बाद जो चीज़ हमारे पास में विकसित हुई उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान को क्या बोला जाता है? इंग्लिश के अंदर ही साइंस बोला जाता है। तो इसी प्रकार राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाएगा? अरस्तु को माना जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी प्रकार अरस्तु के शिष्य हुए। अब अरस्तु के शिष्य हुए, और वह कौन हुए? तो वह हुए सिकंदर। कौन हुए? सिकंदर। अब हमें यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेट कर देते हैं। तो सिकंदर यूनान का एक महान शासक था, जिससे कि इसने दुनिया को जीता और इसने भारत पर पहला आक्रमण करा था, और वो युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम था क्या? जिससे कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो उस युद्ध का नाम था आइडेस्पिज का युद्ध, या फिर बाद में इसी युद्ध का दूसरा नाम है जेलम का युद्ध, और इसके बाद इसका तीसरा नाम और है वितस्ता का युद्ध। युद्ध 1 और इसके नाम 3। तो आइडेस्पिज या फिर जेलम या वितस्ता का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो यह है यूनान के शासक सिकंदर और भारत में पंजाब के राजा पोर्स हुए, उसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि काफ़ी एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आ जाता है 326 ईसा, फिर दूसरा ऑप्शन दे देते हैं 326 ईसा पूर्व। तो आपको बताना क्या होगा? 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था, जिससे कि पर्सन अब आ जाए तो वो सिकंदर, जो यह युद्ध लड़ा गया था, तो वह सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो को। और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इससे आगे बात करते हैं अब ये कुछ, जैसे कि आप पढ़ते होंगे पॉलिटी, फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद आप पढ़ते होंगे पॉलिटिक्स।
तो इन 3 वर्ड जो मैंने लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो 3 वर्ड मैंने लिखे हैं, तो ये तीनों के तीनों के अंदर कहीं ना कहीं एक जो वर्ड है वो कॉमन है, मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं पोली, इसके अंदर भी पोली और इसके अंदर भी पोली। तो ये जो पोली है, ये तीनों के अंदर कॉमन वर्ड है। तो कॉमन वर्ड है तो इसी से क्या बन गया, पॉलिटी बन गया, इसी में पॉलिटिकल बन गया, इसी में क्या बन गया, पॉलिटिक्स बन गया। तो ये चीज़ देखिए कैसे क्या है। तो जिससे कि पॉलिटिक को बोलेंगे हम क्या, राज्य व्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको, राज्य व्यवस्था। इसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल साइंस को बोलेंगे हम क्या, राजनीति विज्ञान। इसके बाद आ जाएगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो जाएगा आपका क्या, राजनीति। अब देखो पॉलिटी का अर्थ बताया मैंने राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का मतलब मैं बताया मैंने राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स का मतलब बताया मैंने राजनीति। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, वह एक दूसरे से बनी हुई है ये। तो वो कैसे, तो वो देखिए, तो मैंने बताया कि इन तीनों के अंदर जो वर्ड कॉमन है वो कौन सा, पोली। अब बात आ जाए कि इस पोली का अर्थ क्या होता है। तो इस पोली का अर्थ होता है क्या, शहरी राज्य। क्या, शहरी राज्य, या फिर बाद में हम बोल सकते हैं इसको क्या, नगरीय राज्य। शहरी राज्य या नगरीय राज्य। तो पोली का अर्थ हो गया शहरी राज्य या नगरीय राज्य। अब बात आती है कि ये किस प्रकार की राज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो वह बात ये है कि भारत क्या है, भारत एक राज्य है। अमेरिका क्या है, एक राज्य है। कनाडा क्या है, एक राज्य है। या फिर बाद में रूस क्या है, कि राज्य है। तो ये इस प्रकार से क्यों राज्य है। कहीं आप ऐसे मत सोचिए कि देश क्यों नहीं बोला, ये तो देश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संविधान के अंदर राज्य के नाम पर वर्णन किया। जैसे कि भारत क्या है, कि राज्यों का संघ है। भारत ने संविधान के अंदर क्या नहीं बोला, देश नहीं बोला, बल्कि क्या बोला है, राज्यों का संघ बोला है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पर बात बोली गई है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर निकल कर आई एक इंपॉर्टेंट बात क्या, राज्य। अब देखो राज्य निकल कर आया है, तो इस राज्य के बारे में बता दूं तो प्रश्न आ जाए कि राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो राज्य के जो प्रमुख तत्व होते हैं तो वह कौन से होंगे। तो राज्य के प्रमुख तत्व होंगे 4। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं। तो पहला आ जाएगा, वो आएगा क्या, जैसे कि क्षेत्रफल। क्या आएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हो गए, जैसे फिर बाद में क्या हो गया, जनसंख्या होगी। जनसंख्या के बाद में वहाँ पर क्या होगी, सरकार होगी। सरकार के बाद में वहाँ पर क्या हो, जैसे कि संप्रभुता हो। किसी भी राज्य के प्रमुख तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कौन कौन से, एक तो उस राज्य का क्षेत्रफल होता है, दूसरा उसके अंदर जनसंख्या होती है, तीसरी उसके अंदर सरकार होती है, चौथा उसके अंदर क्या होता है, संप्रभुता। तो संप्रभुता, तो अब इन चीज़ों को रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संप्रभुता क्या होता है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप रिलेट कर लेंगे, बाकी चीज़ आपकी पढ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको सब बता देता हूँ क्या, कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, वो कैसे बनता है, वहाँ पर जनसंख्या निवास करे। फिर वो जनसंख्या कितने क्षेत्र में निवास करती है, फिर वो जनसंख्या निवास करने के बाद में अब दूसरी बात आ जाए तो क्या, कि उसको प्रशासन करने के लिए जो शक्ति चुनी जाती है, उस जनसंख्या पर शासन करने के लिए जो शक्ति चुनी जाती है उसे क्या बोला जाता है, सरकार। इसके बाद आगे बात आ जाती है कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि उस राज्य की सरकार या फिर वो राज्य अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। जैसे कि
भारत एक राज्य है, तो भारत एक राज्य है, भारत चाइना के साथ युद्ध करे या न करे तो इसके लिए अपने आप पर निर्णय लेने के लिए भारत क्या है कि स्वतंत्र है। मतलब है इसके लिए भारत को किसी अन्य देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम युद्ध करें या न करें। तो वो चीज़ किस में ऐड हो गई, तो वो संप्रभुता में हो गई। इसी प्रकार जैसे भारत अमेरिका के साथ व्यापार करे या फिर बाद में रूस के साथ व्यापार करे तो वो भारत अपने आप में स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए, तो वो चीज़ किस में आएगी, तो वो किस में आएगी, संप्रभुता के अंदर आएगी। तो इस प्रकार से किसी भी राज्य के अंदर प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो ये 4 हो जाएंगे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो बात आएगी वो ठीक इसके विपरीत बात करते हैं। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जनसंख्या, क्षेत्रफल और फिर बाद में सरकार और फिर संप्रभुता। तो वर्ड लिखे थे मैंने, जैसे कि थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद में लिखा था मैंने पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बाद में मैंने लिखा था पॉलिटिक्स। तो ये देखिए मैंने बताया था कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, तो ये राज्य के प्रमुख तत्व थे। अब ये राज्य के प्रमुख तत्व थे, तो इस प्रकार से उस राज्य के अंदर जो व्यवस्था व नियम बनाए जाते हैं उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पॉलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिटी। किसी भी राज्य के लिए व्यवस्था व नियम बनाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, हमें पॉलिटी बोलेंगे। प्लस दूसरी बात क्या, किसी भी राज्य में जो व्यवस्था व नियम लागू किए जाते हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं या किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि काफ़ी देश के अंदर सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष का भी होता है, किसी में 5 वर्ष का होता है, किसी में 4 वर्ष का होता है। या किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी है, किसी देश के अंदर ऑटोक्रेसी है, या किसी देश के अंदर प्लूटोक्रेसी है। तो इस प्रकार की ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उस देश या उस राज्य के अंदर जो लागू किया जाता है, तो उस चीज़ का जो अध्ययन किया जाता है वह अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो वह अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहलाएगा। यहाँ तक पता लग गया आपको। अब जो तीसरी बात आती है, तो तीसरी बात आती है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि ऊपर जो व्यवस्था और जो नियम जो होते हैं वो तो बनाना क्या किसका काम, वो उस किसे बोलेंगे हमें, तो वो बोलेंगे पॉलिटी को। और जिससे कि उसके ऊपर ये खराब है या अच्छे हैं, कैसे क्या है, उनके ऊपर एनालाइज करना, तो वो किसका काम हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया। अब बात आ जाती है कि जो ऊपर बनाए गए नियम कानून व्यवस्था है उनको अप्लाई करना ही अब क्या कहलाएगा, अप्लाई करना ही एक, या फिर बाद में अप्लायंस के तौर पर या उपयोग में लाना ही क्या कहलाएगा, पॉलिटिक्स कहलाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं या राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें तीनों की तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और वो किस प्रकार से रिलेट करती हैं तो आपको पता लग गई होगी। अब देखिए, अब जो आता है इसके ठीक आगे वह होगा ये भी। देखो, जो मैंने शासन व्यवस्था या फिर दूसरा मैंने क्या नियम व कानून बताए थे, तो वह किसी राज्य के लिए आगे चलकर क्या बन गए, पॉलिटी या फिर बाद में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स बन गई। तो अब देखो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था व नियम या कानून प्रणाली जो होती थी, ये सबसे पहले यूरोप के अंदर विकसित हुई थी। और यूरोप के अंदर जो विकसित हुई थी, तो प्रश्न अब ये उठेगा कि उनमें से कुछ प्रमुख देश हुए
जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत की तरफ रुख किया, और उसमें से मैं बातें करने वाला हूं तो वह होगी कौन सी, जैसे कि देखिए यहां पर क्या बताया मैंने, यूरोपीय देशों में। क्योंकि आज के समय के अंदर सबसे ज़्यादा जो विकसित देश हैं तो वो किस महाद्वीप के हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं। तो इन यूरोपीय देशों के अंदर शासन व्यवस्था, नियम प्रणाली, कानून व्यवस्था वो बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। तो वो बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। तब मैं बात बताऊं तो क्या कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था ना वो कैसे क्या पनपी, या उसके अंदर क्या कुछ सुधार की गुंजाइश थी, या फिर बाद में इनके अंदर इंटरफेयर किन्होंने किया। तो अब वो देखें तो वो बात होगी कि भारत प्राचीन समय के अंदर मसाले और चाय का बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या करता था, उत्पादन करता था। किसका, मसाले और चाय का। अब मसाले और चाय का उत्पादन करता था, साथ के साथ भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था प्राचीन समय में। अब देखो, अब भारत के अंदर मसाले, प्राचीन समय में मसाले और चाय, और प्लस में कपास का उत्पादन भी होता था, आपको पता है यहां तक। और दूसरी बात क्या, प्रमुख रोल था इसमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिससे कि अब बात ये हो गई कि प्राचीन समय में कहीं ना कहीं भारत क्या था, संपन्न देश था। अब संपन्न देश था तो यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी कंपनियां भारत में भेजी, और जिससे कि पर्सन अब आ जाता है। तो पर्सन अब आएगा वो ये कि जो भारत के अंदर जो आने वाली यूरोपीय कंपनियां थीं, तो उसमें पहली कंपनी आ जाती है, तो वो कौन सी, पुर्तगाली। कौन सी, पुर्तगाली। तो भारत के अंदर पहली पुर्तगाली कंपनी, जिससे कि भारत के अंदर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो कब आई थी, 1498 के अंदर। फिर पुर्तगाल के बाद में आए थे, तो पुर्तगाल के बाद में आए थे कौन है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो बोलेंगे तो हम कौन से, जैसे कि अंग्रेज लिख देता हूं मैं यहाँ पर शॉर्टकट, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो कब आई, तो वो कब आई थी, 1600 ईस्वी के अंदर। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आएंगे तो वो कौन आएंगे, डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कब आई, 1602 के अंदर। कब है, 1602 के अंदर। फिर 1602 के बाद में फिर आ जाता आपका डेनिस। कौन आए, डेनिस आए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और वो कब आई, 1616 के अंदर। फिर डेनिस के बाद में आए कौन है, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी आए, तो फ्रांसीसी कब आए थे, 1664 के अंदर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो वो कब आई थी, तो वह आई थी 1664 के अंदर। फिर अंत में आए थे स्वीडिश। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया, सॉरी यहाँ पर स्वीडिश कंपनी कब आई, तो स्वीडिश आपको बता देता हूँ। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद में भी क्या लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब बाद में सब के पीछे क्या लगा है, ईस्ट इंडिया लगा है। तो अब यहाँ पर जो बात आती है वो बात आ जाती है कि स्वीडिश कंपनी कब आई, तो कब आई, ये आई थी 1731 के अंदर। 1731 के अंदर से सबसे इम्पोर्टेंट है, अब भारत के अंदर जो राजनीति या पॉलिटिकल क्रिएट हुई, उसमें अहम योगदान है किसका था, तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को भी भारत से खदेड़ा, डचों को भी भारत से खदेड़ दिया, डेनिश को भी भारत से खदेड़ दिया, फ्रांसीसी व स्वीडिश सबको खदेड़ दिया, और एक तरफा भारत के ऊपर आधिपत्य किसने जमा लिया, अंग्रेज़ों ने जमा लिया। तो अब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटी के ऊपर ज़्यादा जो स्टेस रहा है, वो ज़्यादा जोर किस पर रहा है, तो वो किसका रहा है, तो वो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब हमें उस पर जिक्र करते हैं, तो वो देखिए कैसे।
अब देखो, अब बात आएगी कि यहां पर मैंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें बता देता हूं, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इंटरव्यू में कन्फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो देखिए कौन कौन सी, कि महारानी होती थी, और उस महारानी का नाम था क्या, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और इसके समय में एक कंपनियों का समूह होता था, और उस कंपनियों के समूह को क्या कहा जाता था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान एक कंपनियों का समूह होता था, उस कंपनी के समूह का नाम था क्या, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। इस मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, और जिससे कि महारानी ने मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स को अनुमति दी, यह कह करें कि वह एक कंपनी बनाए, और जिससे कि फिर बाद में क्या, एक कंपनी बनाई गई, और उस कंपनी का नाम दिया गया, तो उस कंपनी का नाम क्या दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1600 ईस्वी के अंदर। कब हुई, 1600 ईस्वी के अंदर है। जिससे कि प्रश्न है अब यहाँ पर इंडिया जी की पर बन जाता है क्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल बादशाह के शासनकाल के दरमियान हुई। तो उस टाइम भारत के अंदर मुगल राजा कौन था, अकबर। क्यों, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी के अंदर। तो उस समय भारत के अंदर राजा कौन था, अकबर था। जिससे कि प्रश्न आ जाए कि भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति किसके दरबार में आए थे, तो किसके शासनकाल में आए, तो वह अकबर के शासनकाल में आए थे। और वह 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति बताऊं तो कौन सा, मीडेनोल। दूसरा व्यक्ति कौन था, तो वह होगा कौन सा, थॉमस स्टीफन। और तीसरा व्यक्ति होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, रोल्फ फिंच। तो ये 3 व्यक्ति सबसे पहले आए, और वो किसके समय में आए थे, अकबर के समय में आए थे। अब प्रश्न क्या, कि प्रश्न यहाँ पर क्रिएट हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी के अंदर हुई। अब बात बताऊं कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल ब्रिटेन की 217 कंपनी, प्राइवेट कंपनियां थी। तो ये 217 प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया, और उस समूह को क्या नाम दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी दिया। ठीक है। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने आप में एक खुद की फौज होती थी। क्या, कि खुद की फौज होती थी इसकी, जो कि उस समय में दुनिया की सबसे बड़ी व प्रमुख कंपनी होती थी। अब आगे बात आ जाती है, अब आगे बात आएगी कि इसी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम किसने दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम किसने दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया था किसने, जॉन वत्स ने दिया था। किसने दिया था, जॉन वत्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया था, और इसकी स्थापना करी गई थी 1600 ईस्वी के अंदर करी गई थी। अब देखो, अब जो बात आएगी, अब वो बात यह होगी कि जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसमें अपने आप में कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। कि बताया जाता है कि उस टाइम पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी में लगने के लिए बड़े अधिकारियों की सिफारिश लगती थी। क्या लगती थी, सिफारिश। तो जिससे अब देखो, अब इसको हमें इंडिया से रिलेट करते हैं, तो इंडिया से रिलेट करते हैं तो महारानी एलिजाबेथ ने मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी, और फिर बाद में एक समूह बनाने के लिए कहा गया,
और जिससे कि 217 प्राइवेट कंपनियों ने एक समूह बनाया, मतलब है, और उस समूह का नाम क्या रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी कब गठित करी गई, 1600 ईस्वी के अंदर है। वह पूरी डेट पूछ ले तो कब है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई। जिससे कि अब जो बात आएगी कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए चार्टर या टेंडर कितने साल के लिए प्रदान किया, तो कितने साल के लिए प्रदान किया था, 15 साल के लिए। ठीक है, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कितने साल तक ये व्यापार कर सकती है, सिर्फ 15 साल के लिए। अब देखो, लेकिन आपने देखा होगा कि 15 साल के बाद में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर दबदबा रहा। तो वो चीज़ देखो क्या, कि वो चीज़ अब ये होगी, तो कभी प्रश्न आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार की कंपनी थी, तो किस प्रकार की कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी ये। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कैसे, क्योंकि 217 प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर एक समूह बनाया, उस समूह को क्या नाम दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया। जैसे ही 15 साल के लिए महारानी एलिजाबेथ ने इसको क्या कर दी, इसको टेंडर प्रदान कर दिया या चार्टर प्रदान कर दिया। अब हुआ ये कि 1609 के अंदर, क्या 1609 में महारानी एलिजाबेथ की जगह अब राजा बन गए। अब वो राजा बने तो वो राजा का नाम क्या था, तो उस राजा का नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था, जेम्स प्रथम। और जिससे कि इस जेम्स प्रथम ने 1609 के अंदर यह घोषणा कर दी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो आ जाएगी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बात इसने ये बोल दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अनिश्चित के समय के लिए व्यापार, अनिश्चित काल के लिए व्यापार कर सकती है। मतलब क्या, कि कोई निश्चित पीरियड नहीं है कि भाई 10 साल ही काम करेगी या 20 साल काम करेगी, 100 साल काम करेगी या 200 साल काम करेगी, निश्चित नहीं किया। उसने क्या बोल दिया, 1609 में राजा बनते उसने क्या कर दिया, अनिश्चित काल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया। अब बात यहाँ से और रिलेट हो जाती है। अब यहाँ से रिलेट हो जाती है तो वो कौन सी, कि भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो भारत में व्यापार के लिए भेजे जाने वाला अंग्रेज़ों की तरफ से दूत था, उसका नाम था क्या, तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस। और जिससे कि प्रश्न आ जाए कि कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, तो जो कि ये कैप्टन हॉकिंस 1609 के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजे जाने वाले पहले दूत थे। और जिससे कि 1609 के अंदर अब भारत का राजा कौन बन गया, जागीर की सॉरी यहाँ पर अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में राजा कौन बनता है, जागीर। तो 1609 के अंदर भारत का राजा रहता है कौन है, जागीर। और इस जागीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापार के लिए दूत बनकर आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। वो किसके समय आया था, जागीर। ठीक है, अब देखो, अब जो बात होगी, अब बात ये होगी कि जो 1609 के अंदर ये भी यहाँ पर है, जैसे ही 1609 के अंदर ये आता है तो आने के बाद अब बात ये आती है कि जागीर कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद में जागीर ने इसको एक उपाधि दी, और वो उपाधि दी कौन सी, इंग्लिश खां की। किसकी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। और जिससे कि अब कुछ समय के लिए कैप्टन हॉकिंस जागीर के दरबार में ठहरे। और ठहरने के बाद आखिरकार उन्होंने जागीर को व्यापार करने के लिए मना ही लिया। और मनाने के बाद अब बात आ जाती है वह यह क्या, कि जेम्स प्रथम अपना दोबारा से एक दूसरा दूत भेजता है, और उसका नाम क्या होता है, थॉमस रो। कौन थे दूसरे दूत, थॉमस रो थे। तो थॉमस रो भारत में दूसरे राजदूत के रूप में आए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। वो कब आए थे, 1615 के अंदर। और जिससे कि क्या, इस 1615 के बाद में अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उद्योग लगाने शुरू कर दिए। और उद्योग लगाने शुरू कर दिए,
इफ जो बात आ जाएगी, अब यहीं से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्रिएट होनी शुरू हो गई थी भारत के अंदर। अब वो कैसे, उस चीज़ को देखो यहाँ पर रिलेट करते हैं। जैसे ही भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्योग धंधे लगाती है, तो लगाने के बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर देखती है कि यहाँ पर हमारे अनुरूप कोई कानून नियम व्यवस्था लागू नहीं है। तो जिससे कि किया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था वह जो नियम बनाए, वही आगे चलकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का निर्माण करते हैं। अब देखो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई और भारत में आने के बाद में देखा कि भारत के अंदर कोई कानून व्यवस्था नियम नहीं है। तो अब क्या क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने फायदे के लिए जो कानून व्यवस्था व नियम बनाए, वो नियम बनाए, उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया अंग्रेज़ों ने। फिर बाद में क्या 1784 का एक्ट बना दिया था। फिर बाद में क्या 1813 का चार्टर एक्ट बना दिया था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट बना दिया था। फिर 1853 का एक्ट बना दिया था। इस प्रकार से 1892 का एक्ट बना दिया था। इसके बाद आ जाता है तो वो कौन सा, जैसे 1909 का एक्ट बना दिया गया था, या फिर बाद में 1919 का एक्ट बनाया गया। फिर बाद में 1935 का एक्ट बनाया गया। उसके बाद में 1945 के एक्ट बनाए गए। तो ये सारे के सारे ये एक्ट इस प्रकार से बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों ने अपने फायदे के लिए जो कानून नियम प्रावधान लागू किए गए थे, वही क्या आगे चलकर भारत के लोगों को क्या बना देती है, गुलाम बना देती है। अब वो देखो कैसे गुलाम, कैसे गुलाम ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति की बजाय मैं दूसरी बात बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास नियम तो हो, लेकिन आपके फायदे के लिए नहीं हो, बल्कि दूसरे के फायदे के लिए हो, तो आपको क्या लगेगी, आज़ादी लगेगी या गुलामी? तो निश्चित मैं मानता हूँ आपको क्या लगेगी, गुलामी लगेगी। कैसे? आपके घर वाले हैं, आपको घर वाले या कोई व्यक्ति किसी जगह आप काम करते हैं, तो क्या कि आपके ऊपर लिमिट या बॉन्डेज बांध दी जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, अपने आप को एक गुलामी के कटघरे में पाएंगे। तो उसी प्रकार से भारत के अंदर हुआ। तो अंग्रेजों ने जो नियम कानून व्यवस्था लागू कर दी ना, तो वो भारतीयों को रास नहीं आई, और भारतीयों को रास नहीं आई, उसी चीज़ को लेकर हम क्या बोलते हैं, गुलामी बोलते हैं। ईब देखो, ईब इसी में से आ जाता है आपका कौन सा, जैसे कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं बात बता दूं कि संविधान सभा, तो हम बात करेंगे संविधान सभा लिखित में भी होती है और अलिखित में भी होती है। तो संविधान सभा जो है वो लिखित में बोले तो रिटन में और मोरल दोनों के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखित और अलिखित। तो संविधान सभा लिखित किस किस देश की है, तो वो देखो जैसे कि भारत ले लिया, तो भारत का संविधान क्या लिखित है। अमेरिका का संविधान भी क्या है, लिखित है। इसके बाद में अलिखित संविधान किसका है, जैसे कि ब्रिटेन का हो गया। ब्रिटेन के बाद में जैसे कि किसका हो गया, कनाडा का। कनाडा के बाद में सऊदी अरब का। सऊदी अरब के बाद बात करूं तो वह होगी किसकी, तो वह हो जाएगी न्यूजीलैंड की। तो ये ऐसे देश हैं जो कि जिनका संविधान क्या है, अलिखित है। किस किस का, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का। और लिखित की बात करूं तो किसका, तो वह भारत और अमेरिका। अब देखो
इसी पर बात आ जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो किसका है, भारत का। दुनिया में सबसे छोटा संविधान है, सॉरी सबसे छोटा यहाँ पर है संविधान किसका होगा, तो किसका होगा, तो वह होगा अमेरिका का, महज इसके अंदर 7 अनुच्छेद हैं। इससे दूसरी बात और जोड़ दूं, प्रश्न आ जाए कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो वह अमेरिका का है। जबकि प्रश्न आ जाए सबसे बाद में संविधान लागू करने वाला देश कौन सा है, तो वह कौन सा है, नेपाल। तो सबसे पहले संविधान बना किस देश का, तो वह अमेरिका का बना था, जबकि सबसे बाद में किसका बना है, नेपाल का बना है। यहाँ तक की बातें हमने अच्छे से क्लियर कर ली। तो अब इसके बाद में आ जाता है, तो अब इसके बाद में आ जाएगा तो वो कौन कौन सी चीज़ें, तो वो चीज़ें होंगी, क्योंकि लिखित वाला तो हमने पता लग गया कि इसको रिटर्न में है, क्योंकि सबसे बड़ा लिखित में कौन सा है, तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा भी वह लिखित में भी कौन सा है, भारत है। जबकि अलिखित में क्या होता है, अलिखित का मतलब होता है कि प्रथाओं पर आधारित संविधान का गठन करना। तो वो देश मैंने आपको बताया कौन कौन से, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। इसके बाद में आगे आ जाता है आपका कि अब भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुरूप शासन व्यवस्था व नियम कानून लागू कर रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, और उससे लोग परेशान थे, जिससे कि क्या, लोगों ने अपने अधिकार व अपने नियम कानून के अनुरूप डिमांड करी और डिमांड करी, जिससे कि अब हुआ क्या कि उसी के समक्ष बात आ जाती है। हम बोलेंगे कि भारत के लोगों ने अपने लिए संविधान सभा की मांग कब करी, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, तो वह कौन सा, तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग करी, तो वह पहली मांग क्या थी, अनौपचारिक मांग थी। तो अनौपचारिक मांग क्या होता है, तो इसको बता दूं मैं, अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग का मतलब ये होगा कि उस समय में अगर कोई कांग्रेस पार्टी जो थी उससे जुड़ जाता था, तो वह उस पार्टी की सपोर्ट लेकर किसी चीज़ की डिमांड कर लेता था, तो वह औपचारिक कहलाती थी। और वो बिना किसी पार्टी के समक्ष किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाता था, तो वह क्या कहलाती थी, अनौपचारिक मांग कहलाती थी। तो इसी प्रकार से पहली अनौपचारिक मांग 1895 के अंदर किसने उठाई, तो किसने उठाई थी संविधान सभा की मांग, तो वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग उठाई। तो अब बात आती है कि किस माध्यम से, तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, और उस पत्रिका का नाम था स्वराज्य पत्रिका। क्या नाम था उस पत्रिका का, स्वराज्य पत्रिका का। और उस स्वराज्य पत्रिका के अंदर इन्होंने जो वर्ड रखा, उस वर्ड का नाम क्या दिया था, स्वराज्य बिल या स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य बिल या विधेयक बोलते हैं इसको। तो इस नाम से उन्होंने स्वराज्य पत्रिका के अंदर संविधान सभा की मांग उठाई। और कब उठाई थी, 1895 के अंदर, जो कि क्या थी, पहले अनौपचारिक मांग थी। अब देखो, अब इसके बाद आ जाता है 1922। अब 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग उठाई, और वो संविधान सभा की मांग उठाई महात्मा गांधी ने। तो इन्होंने किस जरिए, तो इन्होंने भी एक पत्रिका निकाली थी, और उस पत्रिका का नाम क्या था, यंग इंडिया। तो इस यंग इंडिया के अंदर इन्होंने क्या, 1922 में संविधान सभा की मांग उठाई। अब देखो, अब आ जाएगा 1923 व 24। काफ़ी बुक के अंदर 23 होता है, काफ़ी बुक के अंदर 24 होता है, इसलिए मैं दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी, तो उसके समक्ष भी क्या किसकी मांग करी गई, तो उसके समक्ष भी किसकी मांग करी गई, संविधान सभा की मांग करी गई। तो किसने मांग करी थी, मोतीलाल नेहरू ने। और किसके जरिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना के तहत इसकी मांग करी गई थी। अब फिर आ जाती है 1929 के अंदर, जो कि 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। उस लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी,
और वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन के अंदर। वो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 के अंदर। और वो किसने उठाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन प्रश्न आ जाए कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर बाद में अंग्रेजी सरकार प्रभावित हुई, तो वो प्रभावित हुई तो प्रश्न आ जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत की आज़ादी से पहले ही क्या उसकी पावर है, उसकी शासन शक्ति को छीन लिया गया था। और वो किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 1947 तक भारत में किसका राज रहता है, ब्रिटिश सरकार का। तो अब देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ब्रिटिश जो सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करती थी। तो मतलब वो एक सिक्के के दो पहलू होते थे। जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कमज़ोर पड़ जाती थी, तो वहाँ पर राज किसका हो जाता था, ब्रिटिश सरकार का। जहाँ पर ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ती तो उसकी मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए ब्रिटिश सरकार आ जाती। तो इस प्रकार एक सिक्कों के दो पहलू होते थे ये। तो अब देखो, अब बात आ जाती है कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने मांगी। ये तो थी अनौपचारिक, लेकिन औपचारिक मांग, तो औपचारिक मांग किसने उठाई थी, तो वो मांग उठाई थी 1934 के अंदर M.N. राय ने। किसने, M.N. राय ने सबसे पहले औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। अब देखो, अब इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि 1934 के बाद में क्या कुछ हुआ, कि वो भारत के अंदर संविधान सभा कैसे बनी, क्यों बनी, कितने टाइम लगा, या फिर बाद में इसके अंदर वो बैठक कब हुई, वो उसी टाइम पर क्यों हुई, स्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, मुस्लिमों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। ये सभी बातें हम एक दूसरे से रिलेट कर नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।